सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर जो 8 हुआ है उसके अंदर जेनेटिक्स का जो पार्ट था उसको हमें कैसे प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं और आपने जो टेस्ट हुआ उसमें आपने इनके उत्तर क्या लगाए और उसकी जो सॉल्यूशन है उसको हम देखेंगे। कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो वास्तव में कॉन्सेप्ट बेस पर थे, उनको आपको कॉन्सेप्ट से ही याद करना है, पूरा रटने का नहीं है। कुछ एक चीजें रटने वाली हैं, कुछ एक चीजें कॉन्सेप्ट बेस है। तो जो चीजें कॉन्सेप्ट है जिनका, उनको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने अब तक हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये चल रही है 3.0, इसका 8वां टेस्ट है, नहीं ले पाए हैं तो वो भी आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप परचेज कर सकते हैं। इसका विशेष ऑफर भी हम 15 अगस्त के ऊपर आपको रहेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने परचेज नहीं किए ऑनलाइन के रूप में वो आप जरूर आप परचेज करें। इसके अंदर 16 टेस्ट दिए गए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है उसके लिए जो मॉडल पेपर के रूप में आपके ये टेस्ट काम रहने वाले हैं। हर एक टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे तो उनका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज हम इसके अलावा हम मेगा टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी बहुत जल्द करने जा रहे हैं जो अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। आप साइंस विद रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है या एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करें। वहां वो लिंक दिया हुआ, उसके अंदर आप चाहे जोधपुर से हैं, चाहे आप सीकर से हैं, चाहे आप जयपुर से हैं या सूरतगढ़ से हैं, तो आपको ऑफलाइन टेस्ट देने का उसमें मौका मिलेगा ताकि आप आने वाली जो परीक्षा है उसका आकलन कर सकें। आप किस प्रकार से उस पेपर को देना है, जो कमियां हैं उसकी आप समय रहते उनको दुरुस्त कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको एक अच्छा मौका दिया जा रहा है। हमारे द्वारा ऑल राजस्थान के अंदर ये टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी जिसमें 6 पेपर रखे गए, जिसमें 4 आपके 25-25% के हिसाब से सिलेबस को बांटा गया है। इसका जो पूरा शेड्यूल है वो ऐप एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से जो एप्लीकेशन है उसमें भी डाल दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर भी मेगा टेस्ट सीरीज के नाम से इसकी सीरीज जो शेड्यूल है वो डाल दिया गया, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें अनुसार अपनी जो तैयारी है उसको आपको रेगुलर करना है। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न शायद इसके अंदर मिस प्रिंट है, टाइप नहीं हुआ है, उसको हम देख लेते हैं कि बार काय संबंधित है। 106 नंबर प्रश्न था बायोलॉजी के जो 45 क्वेश्चन है 106 से लेकर 150 तक, बार काय संबंधित है। अब देखो बार काय होती क्या है, यदि हम देखें बार बॉडी, थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न भी है और अच्छा लेवल का प्रश्न है कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है बार बॉडी होती क्या है। बार बॉडी के अंदर आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो ये बार बॉडी है क्या, लिंग का निर्धारण करने के लिए एक टेक्निक है। आप क्या याद रखोगे, लिंग निर्धारण करने से संबंधित हमारी एक तकनीक है जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। अब बार बॉडी पाई किसके अंदर जाती है, बार बॉडी पाई जाती है मादा एक्स गुणसूत्रों के अंदर। मादा के जो एक्स गुणसूत्र है दोनों, ये 2 एक्स गुणसूत्र है। एक को हम मानते हैं होमोक्रोमेटिन, क्या मानते हैं, होमोक्रोमेटिन। एक को मानते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ये आपने सेल बायोलॉजी के अंदर भी ये टर्म पढ़ी होगी, हेटेरोक्रोमेटिन होमोक्रोमेटिन। जो होमोक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन, अब 2 एक्स गुणसूत्र हैं दोनों इन संरचनाओं को। अब जब इनको अभिरंजित करते थे, हेटेरोक्रोमेटिन जो संरचना है वो अधिक गहरी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, अधिक गहरी दिखाई देती है। इन कणिकाओं को क्या कहते हैं, बार बॉडी बोलते हैं, बार बॉडी बोलते हैं। अब ये जो बार बॉडी है काम क्या आती है, मनुष्य में मादा के अंदर लिंग निर्धारण से संबंधित होती है। इसके अलावा ये इनकी जो संख्या है वो डिपेंड करती है एक्स गुणसूत्र के ऊपर। जितने एक्स गुणसूत्र होंगे उससे इनकी संख्या एक क्या होगी, कम होगी। जैसे एक्स गुणसूत्र हमारे पास हैं 5, 4 एक्स गुणसूत्र हैं तो हमें बार बॉडी कितनी होंगी, 3 बार बॉडी प्राप्त। जितने एक्स गुणसूत्र है उससे आप एक कम कर देंगे तो उतनी संख्या में क्या निकलेगी, हमारी बार बॉडी है जो निकलेगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जितनी संख्या में एक्स गुणसूत्र होंगे उतनी संख्या में हमारी क्या निकलेगी, बार बॉडी है जो निकलेगी। अब आप इसको देखेंगे कि बार बॉडी निकालने के लिए ये जितनी भी संख्या में एक्स गुणसूत्र है उसकी संख्या से 1 माइनस आपको करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जहां बार बॉडी नहीं पाई जाती, कुछ ऐसे टर्म्स भी हम देखेंगे जहां बार बॉडी पाई नहीं जाएगी। जैसे हम कोई व्यक्ति टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है तो वहां X0
एक एक्स गुणसूत्र है, इसका मतलब वहां बार बॉडी नहीं पाई जाएगी। सामान्य जो मादा है जिसमें दो एक्स गुणसूत्र होते हैं तो बार बॉडी की संख्या क्या होगी, एक होगी। नर के अंदर, सामान्य फीमेल मेल के अंदर बार बॉडी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि कम से कम बार बॉडी, एक बार बॉडी प्राप्त करने के लिए हमें दो एक्स गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है। यहाँ हमारे पास एक भी एक्स गुणसूत्र उपस्थित नहीं है। तो बार बॉडी जब भी निकालना हो, इसे ज्यादातर परिभाषा यहां से आपको नहीं पूछी जाएगी, सवाल पूछे जाते हैं, जैसा मैंने इसकी व्याख्या भी कर रखी है, आप देखेंगे। ये देखो, मनुष्य की मादाओं में दो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक एक्स गुणसूत्र यूक्रोमेटिन तथा दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन होता है। अभिरंजित करने पर हेटेरोक्रोमेटिन एक गहरे अभिरंजक के रूप में आपको दिखाई देगा, जिसे बार बॉडी कहते हैं। अब मादा में इनकी संख्या क्या होती है, सामान्यतः एक होती है। जब सामान्य कंडीशन है, जनरल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल मेल के अंदर अनुपस्थित होती है। टर्नर सिंड्रोम जब भी होगा तो इनमें भी अनुपस्थित होगी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अब देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब होता है, ये क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है वो हमारा क्या कह रहा है, जब देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की हम बात करें, आगे भी हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। बार बॉडी आपको एक इसका सीधा कॉन्सेप्ट है कि जितने एक्स गुणसूत्र हैं उसमें से एक कम कर दो, वो कितनी होगी, हमारी बार कायम। ये इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में। अब जैसे मैंने बात की थी क्लाइनफेल्टर की, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जैसे 44 गुणा, अब लिंग गुणसूत्र के रूप में वहां क्या होगा, एक्स वाई होता है। इसमें क्या होगा, अतिरिक्त एक एक्स गुणसूत्र आ जाएगा और एक वाई होगा। अतिरिक्त एक एक्स गुणसूत्र आ जाता है, इसका मतलब यहाँ गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47। ये आपको ध्यान। अब यहाँ बार बॉडी निकालनी हो तो आपको पता है कितनी आएगी, एक आएगी, क्योंकि यहाँ दो एक्स गुणसूत्र हो गए तो आपको बार बॉडी की संख्या एक आएगी। जैसे टर्नर सिंड्रोम की बात की तो वहां पहले से एक कम है, बार बॉडी 0। जितने एक्स गुणसूत्र है, 10 एक्स है तो 9 बार बॉडी होगी, 8 एक्स है तो बार बॉडी की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो इस तरह इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर सही होगा आपका मादा लिंग। अब ये पूछ रहे कि बार का संबंधित किसे, केवल मादा लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्णांधता की जीन स्थित होती है। वर्णांधता की जो जीन है वो कहां पाई जाती है, इनका कहने का मतलब है कि वर्णांधता की जीन पाई जाती है एक्स गुणसूत्र के ऊपर। अब जब लिंग सहलगनता की अपने बात करते हैं, लिंग सहलगनता कहते हैं किसी, जब किसी लक्षण की जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है। जब किसी लक्षण की जीन, जब किसी लक्षण को अपने नियंत्रित करते हैं, कोई जीन उसको नियंत्रित करती है, तो वह जीन यदि एक्स गुणसूत्र के ऊपर है या लिंग गुणसूत्रों के ऊपर है तो उसे हम बोलते हैं लिंग सहलगनता। लिंग सहलगनता दो प्रकार की होती है। यदि हम देखें, लिंग सहलगनता हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। लिंग सहलगनता हमारी होती है 2 प्रकार की। कैसे, लिंग सहलगनता का मतलब होता है जब कोई जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है, उसे बोलते हैं लिंग सहलगनता। क्या बोलेंगे, लिंग सहलगनता। अब लिंग सहलगनता का मतलब है कि जब कोई जीन लिंग गुणसूत्रों के ऊपर स्थित होती है, इसकी परिभाषा है कि लिंग सहलगनता कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2, हालांकि तीसरा प्रकार भी चलता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक्स वाई, वाई और एक्स। जब लिंग गुणसूत्र वह जीन जब एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित हो, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली यदि जीन एक्स गुणसूत्र पर होते तो उसे एक्स सहलगनता कहते हैं। 3 प्रकार की होती है, एक्स सहलगनता, दूसरी होती है वाई सहलगनता। अब एक्स सहलगनता का मतलब है कि वह जीन जो किसके ऊपर है, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है। इसके उदाहरण हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, वर्णांधता, हीमोफीलिया, तीसरा हम पढ़ते हैं ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। अब इसी तरह वाई सहलगनता, वाई सहलगनता का मतलब है कि इनकी जीन किसके ऊपर उपस्थित होगी, वाई गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होगी। इसे हम बोलते हैं क्या, वाई सहलगनता बोलेंगे। और वाई सहलगनता का जो एग्जांपल है वो आपके है टीडीएफ जीन है। टीडीएफ को नियंत्रित करने वाली जो जीन है वो भी इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक्स वाई प्रकार की सहलगनता है, वो भी इसका उदाहरण है। तो अब ये पूछ रहे कि वर्णांधता की जो जीन है वो किस पर होगी, एक्स गुणसूत्र पर होगी, अर्थात ये एक्स सहलगनता का उदाहरण है। एक्स सहलगनता का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स यदि आप पढ़ रहे हो
तो आजकल मेंडल वगैरह से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आजकल लिंग सहलगनता हो, लिंग निर्धारण हो, सेक्स लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर जिसे जीन विनिमय कहते हैं, यहाँ से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न उत्परिवर्तन से भी आपका पूछा जाता है। इसके अलावा सहप्रभाविता है, वहाँ इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्पल भी वहां से पूछे जाते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, उनके एग्जाम्पल क्या है। इसके अलावा बहु प्रभाविकता है, वो भी अपने पढ़ेंगे, प्लियोट्रोपिक है। ये आपको जो चीजें जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है वहां से हमने इनके प्रश्न डाले गए, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और इस कॉन्सेप्ट के जो प्रश्न है, इस टाइप के जो प्रश्न आपको अन्य हल करने। अब इसमें दे भी रखा है लिंग सहलगनता की यदि हम बात करें कि किसी लक्षण की जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, जिसे हम लिंग सहलगनता कहते हैं, ऐसी जीन लिंग सहलगन जीन कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला है एक्स सहलगनता, ऐसे लक्षण जिनकी जीन एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। एक्स सहलगनता, एक्स सहलगन जो लक्षणों की वंशा गति है नर व मादा दोनों द्वारा होती है। कारण क्या है? क्योंकि एक्स गुणसूत्र दोनों में पाए जाएंगे, नर में भी एक्स एक्स पाया जाता है और मादा के नर के अंदर एक्स वाई होता है और मादा के अंदर एक्स एक्स होता है। मतलब एक्स क्या है यहाँ कॉमन, मतलब एक्स है लगनता जो है नर व मादा दोनों में देखी जाती है। जबकि वाई सहलगनता है जो केवल वाई गुणसूत्र पर पाई जाती है, इसका मतलब केवल और केवल नर के अंदर देखी जाती है, जिन्हें होलेंड्रिक लक्षण कहा जाता है। इसके अलावा इसका उदाहरण हाइपरट्राइकोसिस है, जो कानों के ऊपर बाल होते हैं उनको हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। टीडीएफ बनाने वाली जीन है। और यहाँ एग्जाम्पल क्या थे? ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, हीमोफीलिया और वर्णांक। ये इसका उत्तर क्या होगा? आपका प्रश्न नंबर जो आपका 107 है उसका उत्तर होगा एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। निम्न में से किस संकेत का प्रयोग पक्षियों में लिंग गुणसूत्रों को प्रदर्शित करने में होता है? जहां क्रमशः, थोड़ा सा मैंने घुमा दिया, क्रमशः नर और मादा क्या है। अब देखो, सबसे पहले लिंग निर्धारण जब अपने करते हैं उसका डिवाइडेशन, जब लिंग निर्धारण का अपने करते हैं तो लिंग निर्धारण सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि लिंग निर्धारण होता कितने प्रकार का है। लिंग निर्धारण अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग पशु पक्षियों में और अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मनुष्य के लिंग निर्धारण की बात करें तो मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण है वो इस तरीके से किया गया है कि यहाँ एक्स और वाई माना गया, यहाँ नर को माना गया है एक्स वाई, मादा को माना गया है क्या? एक्स। मतलब यहां मादा क्या है? होमोगेमेटिक है, होमोगेमेटिक, होमोगेमेटिक। और नर क्या है? हिटेरोगेमेटिक है, हिटेरोगेमेटिक। मतलब इनके जो गैमिट्स बन रहे हैं वो क्या है? अलग अलग है। इनके जो गैमिट है दोनों एक्स एक्स है, इसका मतलब समान है। अब ये तो बात है मनुष्य की। अब जैसे हम बात करें, आपके पेपर में दे रखा है पशु पक्षियों के अंदर, यदि हम बात करें पक्षियों के अंदर, सरीसृप के अंदर, मेंढक के अंदर, इस प्रकार का मछलियों के अंदर, मछली है, सरीसृप है और पक्षी। अब मछली की हम या सरीसृप की बात या हम पक्षी की बात करें तो पक्षियों के अंदर क्या है कि यहाँ मादा उल्टा होगा, या मादा क्या होगी? होमोगेमेटिक नहीं होगी, मादा क्या होगी? हिटेरोगेमेटिक होगी। मतलब उनको हम ZW और ZZ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं XY और XX, दोनों सेम, लेकिन इसको अलग नाम दे दिया, पशु पक्षियों से संबंधित है इसलिए इसको XX बोल दिया। तो यहाँ का मतलब है कि यहाँ क्या थी? मादा क्या थी? होमोगेमेटिक थी, मतलब दोनों समान थे। लेकिन उल्टा होगा, यहाँ मादा क्या होगी? हिटेरोगेमेटिक होगी। मादा क्या होगी? हिटेरोगेमेटिक और नर क्या होगा? होमोगेमेटिक होगा। और मादा को ZW से और नर को ZZ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर, ZZ और ZW। अब लिंग निर्धारण की हम बात करें कि इसको विस्तार से आप देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे हमने इसकी व्याख्या भी कर रखी है कि विल्सन और स्टीवेंस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले लिंग निर्धारण के बारे में बताया। विल्सन और स्टीवेंस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने लिंग निर्धारण को बताया और उन्होंने मुख्य रूप से इसको इस प्रकार से डिवाइडेशन किया। 2 प्रकार उन्होंने बताया कि एक में तो एक्स एक्स क्या होगी? मादा, और दूसरे में क्या होगी? एक्स वाई क्या होंगे? नर होंगे। इसमें आपने देखा कि एक्स एक्स मादा है, एक्स वाई नर है। इस प्रकार के लिंग निर्धारण में मादा होमोगेमेटिक होती है और नर क्या होंगे? हिटेरोगेमेटिक होंगे। नर यहाँ क्या होंगे? हिटेरोगेमेटिक होंगे। उदाहरण के लिए मनुष्य और ड्रोसोफिला में इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। दूसरा, यदि एक्स एक्स नर है तथा एक्स वाई क्या है? मादा, इसका बिल्कुल विपरीत हो गया। लेकिन एक्स एक्स को यहाँ क्या लिखेंगे?
जेड लिखेंगे और मादा को लिखेंगे ZW। या इस प्रकार के लिंग निर्धारण में विषम युग्मनजी क्या होता है, मादा तथा नर क्या होता है, समयुग्मनजी। यहाँ हमने देखा था होमोगेमेटिक और हेटेरोगेमेटिक का दूसरी हिंदी में उनको बोलते हैं विषम युग्मनजी या समयुग्मनजी। अभी हम देखें इसकी उदाहरण, पक्षी है, मछली है, सरीसृप। अब दूसरा जो एग्जाम्पल था, पहला था एक्स प्रकार का, इसको दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया कि एक में तो मादा होमोगेमेटिक होती है और एक में नर होमोगेमेटिक होता है। अब इसमें देखें कि यहाँ एक्स मादा है तथा X0 क्या है, नर है। X0 को या O लिख सकते हैं आपको X0, इसका मतलब इसे प्रोटेनर प्रकार का कहते हैं। यह टिड्डे में इसकी खोज की गई थी। इसमें नर में एक गुणसूत्र की कमी होती है, अर्थात इसमें क्या होगा, मादा समयुग्म की होती है, क्योंकि मादा में कंप्लीट है लेकिन नर के अंदर क्या होगा, एक गुणसूत्र है जो कम होता है। तो ये आपको लिंग निर्धारण जो है आपसे कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है, होमोगेमेटिक है, हेटेरोगेमेटिक है, किस प्रकार का, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टिड्डे के अंदर ये पाया जाएगा प्रोटेनर प्रकार। प्रश्न आता है कि प्रोटेनर प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो टिड्डे में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, एस्केरिस में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपकी पूरी व्याख्या इसके अंदर कर दी है। ये PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी। इसके अलावा यूट्यूब पर भी ये वीडियो हम डालेंगे तो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये एप्लीकेशन के अंदर भी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है कि लिंग सहलगन रोग सामान्यतः क्या होते हैं। लिंग सहलगन जो रोग है अनुवांशिकी की दृष्टि से, अनुवांशिकी की दृष्टि से, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसकी दृष्टि से ये क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं, प्रभावी नहीं होते। अप्रभावी का मतलब है दो प्रकार के गुण हमारे पौधों में, जंतुओं में पाए जाते हैं। एक गुण जो प्रभावी अपना प्रभाव F1PD के अंदर प्रकट करते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। ऐसे गुण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते दिए कि लिंग सहलगन जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रभावी प्रकार के होते हैं। किस प्रकार की वंशागति अधिक मातृत्व प्रभाव पाई जाने वाली संभावना रहती है। मतलब जिसमें माता का प्रभाव, वंशागति कौन सी प्रकार की वंशागति है जहां माता का प्रभाव क्या है, ज्यादा रहता है। कोशिका द्रव्य वंशानुगति, जिसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस प्रकार की जो वंशागति है वहां अधिकतम मातृत्व प्रभाव पाए जाने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे लक्षणों की वंशागति जिनकी जीन कोशिका द्रव्य में स्थित होती है उसे हम कोशिका द्रव्य वंशानुगति या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस प्रकार की वंशानुगति कहते हैं। सहलगनता के विरुद्ध कार्य करने वाली प्रक्रिया, थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न था, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, क्योंकि सहलगनता और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। आपने देखा होगा इनके जो गुण है, सहलगनता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वहां आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से सहलगनता और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रभावी प्रबलता का समलक्षणी F2 अनुपात है। सबको बताया कि अप्रभावी प्रबलता जो है उसका जो समलक्षणी जीनोटाइप जो है वो क्या होगा, 9:3। लक्षण प्रारूप जो अनुपात है वो क्या होगा, 9:3:4 होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। बहुयुग्म विकल्पी पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि बहुयुग्म विकल्पी कहां पाई जाती है। अब देखो थोड़ा सा आप इस प्रश्न को आपको देखना पड़ेगा कि बहुयुग्म विकल्पी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स किसी जीन का 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाना। आपको दिख रहा है कि युग्म विकल्पी मतलब किसी चीज के एक से अधिक विकल्प हैं, एक से अधिक क्या है, विकल्प है। मल्टीपल एलील बोलते हैं इसको, मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील या बहुयुग्म विकल्प। किसी भी जीन का 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाना मल्टीपल एलील कहलाता है। मल्टीपल एलील किसके कारण होते हैं, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, और इनके जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होंगे, समजात गुणसूत्रों के समान 20 स्थलों पर उपस्थित होते हैं। समजात गुणसूत्रों के समान 20 स्थलों पर उपस्थित। यह प्रश्न केवल इसकी परिभाषा से आपको पूछा जा सकता है। एक बार कोई ACF के एग्जाम में शायद पूछा भी हुआ है कि बहुयुग्म विकल्पी पाई जाती है, तो लोकस का मतलब है 20 स्थल। लोकस समजात गुणसूत्रों के समान 20 स्थलों पर ये पाई जाएगी। किसके कारण उत्पन्न होते हैं, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। परिभाषा क्या है, किसी भी जीन का 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाना, किसी भी जीन का 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है, बहुयुग्म विकल्पी या मल्टीपल एलील कहलाता है।
किसके कारण उत्पन्न होती है, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और पाई कहां जाती है, समजात गुणसूत्रों के समान स्थलों पर पाई जाती है। मल्टीपल एलील की व्याख्या आपको दे रखी है, आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा बहुप्रभावी जीन का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसी जीन जो एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करती है, ऐसी जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों को नियंत्रित करती है, उसे क्या कहते हैं? बहुप्रभावी जीन, या इसको प्लियोट्रोपिक जीन भी कहते हैं। प्लियोट्रोपिक जीन, ऐसी जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों को क्या करती है? नियंत्रित करती है, उसे प्लियोट्रोपिक या बहुप्रभावी जीन कहते हैं। इसका उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। पौधों में साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य नरबंधिता के लिए जीन सामान्यतः किसमें उपस्थित होते हैं? अभी आपको बताया था कि साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्य नरबंधिता की यदि बात कर रहे हैं, इसकी व्याख्या भी मैंने कर रखी है कि पौधे, अब आप यहां आपको ध्यान रखने के लिए परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि ऐसी वंशानुगति या इस प्रकार की वंशागति जो कहां पाई जाती है, ऐसे लक्षणों की जो वंशागति है वो कोशिका द्रव्य में स्थित होती है, कोशिका द्रव्य में स्थित होती है, उसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं या कोशिका द्रव्यी वंशानुगति कहते हैं। और इसका उदाहरण, 3 प्रकार के उदाहरण इसके अंदर पाए जाएंगे, जैसे हमने व्याख्या भी इसकी कर रखी है कि इसकी खोज सबसे पहले कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऐसे लक्षणों की वंशागति जिनकी जीन कोशिका द्रव में उपस्थित होती है, यह जीन साइटोजीन या प्लाज्मा जीन कहलाती है। उच्च पादपों में साइटोजीन की वंशानुगति केवल मादा द्वारा होती है। कोशिका द्रव्य वंशानुगति 3 प्रकार की होती है। पहली हम बात करें कोशिका अंगक के कारण, कोशिका अंगक के कारण या तो लवक में हो सकती है या आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकती है। दूसरी है मक्का में नरबंधिता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाएगी। और मक्का में रंजकहीनता किसमें पाई जाएगी? हरित लवक के अंदर पाई जाएगी। ये केवल आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने, परिभाषा आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। कोशिका अंगक के कारण मक्का में नरबंधिता और मक्का में रंजकहीनता हरित लवक में, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। पौधों में नरबंधिता की जीन है वो किस में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मक्का में नरबंधिता की जीन है किस में पाई जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। प्रश्न है 116 नंबर। 116 नंबर कह रहा है कि परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। अब देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर। कैसे? कि जब भी आपको ऐसा दिमाग में आए कि टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये तीनों चीजें आपके एक साथ क्लिक करनी चाहिए। जैसे हमने लिखा बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। अब देखो बैक क्रॉस है क्या? बैक क्रॉस 2 प्रकार का। इसमें क्या होगा, जब हम इनका जो संकरण है अपने पैतृक से करवाएंगे, जब किसी F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति है या संकर प्राप्त हुआ है, जो हमने एफपीडी से हमें प्राप्त हुआ है, जैसे हमने एफपीडी से हमें ये संकर प्राप्त हुआ, इसका हम क्रॉस 2 प्रकार से करा सकते हैं। जब हम पैतृक से क्रॉस कराएंगे, पैतृक से, तो इसे हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। यह संकरण 2 प्रकार से हो सकता है। यदि ये पैतृक क्या हो? अप्रभावी हो, जैसे अप्रभावी। और दूसरा क्या हो सकता है? पैतृक क्या हो सकता है? प्रभावी हो सकता है। ये अप्रभावी है, ये क्या होगा? प्रभावी हो सकता है। अब इनसे अलग अलग हमें संतति प्राप्त। यदि हम अप्रभावी से करा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस बोलते हैं। अब आप संकरण करवा के देख सकते हैं। जैसे हमने लिखा, एक साइड हमने ये लिख दिया और एक साइड हमारा अप्रभावी। अब जब हम इस प्रकार का संकरण करवाएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? स्मॉल टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब यहां हम देखेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है कि 1:1। कैसे? ये देखो, एक आधे तो पौधे क्या प्राप्त हो रहे हैं? लंबे, और आधे क्या प्राप्त हो रहे हैं? बोने। इसका अनुपात क्या होगा? 1:1। अब ये कह रहे कि परीक्षण संकरण का किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो कैसे भी घुमाकर आपको प्रश्न पूछे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो आप आराम से कर लेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1, क्योंकि F1 पीढ़ी के साथ किसका क्रॉस होगा? अप्रभावी जनक। ये आपको इसकी जो व्याख्या है वो की गई है।
पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम केवल एकमात्र ऐसा नियम है जो मेंडल का, जो किस पे पाया जाता है, द्विसंकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करता है। बाकी आपका प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण और इसका अन्य नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, कैसे भी आपसे पूछे इसका सही उत्तर होगा एक संकरण संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आपका ये डिपेंड करता है। मेंडल ने अपने मटर के पौधे में 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। अब जिसमें से प्रभावी लक्षण नहीं है, देखो एक लक्षण ऐसा था जो प्रभावी नहीं है, इसकी हम व्याख्या देखें कि देखो मेंडल ने जो प्रयोग में लिए वो इस प्रकार के लक्षण थे कि उन्होंने सबसे पहले पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग या बीज का रंग, ये 7 लक्षण इनके थे। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या थी, आगे आपका ऐसा भी प्रश्न है कि गुणसूत्रों की संख्या वहां 4 थी, 1 4 5 7, 1 4 5 और 7 पर गुणसूत्र 1 4 5 और 7 पर ये 4 गुणसूत्रों पर सारे लक्षण पाए गए थे। एक तो 1 नंबर पर, 5 नंबर पर, 7 नंबर पर और 4 नंबर पर। ये आपको ध्यान में नहीं रखना, केवल संख्या ध्यान रखनी है कि 4 गुणसूत्रों पर थे। अब हम देखें पादप की जो लंबाई है उसका प्रभावी गुण क्या होगा, लंबापन होगा, और अप्रभावी क्या होगा, बोनापन। पुष्प की जो स्थिति है अक्षीय होगी या शीर्षस्थ, यदि अक्षीय है एक्साइल है तो वो क्या होगी, प्रभावी होगी, और शीर्षस्थ है तो क्या होगी, अप्रभावी होगी। फली की आकृति यदि फूली हुई है तो वो प्रभावी है, सिकुड़ी हुई है तो वो क्या है, आपकी अप्रभावी। इसी तरह फली का जो रंग है वो यदि ग्रीन है या हरा है तो वो क्या होगा, प्रभावी, और अप्रभावी क्या होगा, पीला रंग। इसी तरह बीज की जो आकृति यदि वो गोल है तो वो क्या होगा, प्रभावी, और झुरीदार है तो अप्रभावी। इसी तरह आपका बीज पत्र का जो रंग है या बीज का जो रंग है वो क्या होगा, पीला, यदि प्रभावी होगा, और हरा क्या होगा, अप्रभावी होगा। इसी तरह पुष्प का जो रंग है बैंगनी है तो वो प्रभावी होगा, सफेद है तो वो क्या होगा, अप्रभावी। ये मेंडल के द्वारा जो खोज, मेंडल को जो प्रयोग किए गए उसके अंदर 7 जोड़ी या 14 लक्षण थे, 7 जोड़ी बोल दो या 14 आपके क्या थे, लक्षण थे, ये आपको ध्यान में रखने। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी लक्षणों की जो जीन है, इसका जो शायद उत्तर आपको नहीं बताया था ना, हाँ, मेंडल के मटर के पौधे पर 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया हमने। अब देखिए फूली, यदि फली क्या है, फूली हुई है तो वो क्या है, प्रभावी है। इसका मतलब ये पूछ रहा है अप्रभावी, प्रभावी नहीं है। फली का रंग हरा, बिल्कुल सही बात है। बीज की आकृति गोल, बिल्कुल सही है, लेकिन पुष्प का जो रंग है वो क्या होना चाहिए, बैंगनी होना चाहिए। प्रभावी के लिए क्या होना चाहिए, बैंगनी होना चाहिए। पुष्प का रंग क्या होना चाहिए, बैंगनी होना चाहिए। ये देखो बैंगनी, पुष्प का रंग यदि प्रभावी होगा तो क्या होगा, बैंगनी होगा। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे हम चलते हैं। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए जो 7 जोड़ी लक्षणों की जो जीन थी, कितने गुणसूत्रों पर उपस्थित थी, बहुत अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस है कि 4 जो गुणसूत्र थे वो यहां पाए गए थे, जिसमें 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। अलग अलग आपको हर एक लक्षण ध्यान नहीं रखना कि कौन सा लक्षण कौन से गुणसूत्र पर था, बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कितने पर थे, 4 पर, 1 5 4 और 7 पर। तो इसका उत्तर होगा आपका 4, 2 नंबर। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त समूह की वंशानुगति प्रभावित होती है। ए बी जो रक्त वंशानुगति किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इसका जो उत्तर होगा वो होगा सहप्रभाविता। किसका उदाहरण है, ए बी ब्लड ग्रुप का उदाहरण है। असुमेलित कीजिए। वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, सटन और बोवेरी ने दिया, बिल्कुल बात सही है। जीन संतुलन सिद्धांत किसने दिया, ब्रिजेश ने दिया, बिल्कुल सही है। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, विल्सन और स्टीवेंस, बिल्कुल दिया, सही है। सहलगनता शब्द आपका दिया था किसने, मॉर्गन ने। सहलगनता का शब्द किसने दिया था, मॉर्गन ने। ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को देखना है, आप आराम से हल करेंगे तो आपको हर एक प्रश्न का उत्तर पता चलेगा। आगे अब देखो, थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम में आए तो आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है
चाहे प्रश्न का उत्तर संख्या चेंज होगी और कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब आपको तीनों ऑप्शन लागू करके इसका उत्तर जो आप यदि जैसे रीजनिंग के जब अपने प्रश्न निकालते हैं वह ऑप्शन से अपने उत्तर निकालते हैं, इसका ऑप्शन से भी उत्तर निकल सकता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ए व बी के मध्य कितने हैं। ए व बी के मध्य क्रॉसिंग ओवर जो है कितना है, 9%। दूसरा आपका है ए और सी के मध्य, ए व सी के मध्य कितना है, 17%। तीसरा आपका है बी व सी के मध्य कितना है, 26%। अब इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर निकालने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। जैसे हम पहला उत्तर लेके, पहला हमारा जो ऑप्शन है उसको लेके चलेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं है, जब आप पहली बार निकालेंगे। ए बी और सी, अब देखो ए और बी के मध्य 9%, बी और सी के मध्य 26%, ए और सी के मध्य 17%। इसका मतलब है कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जब आप इसको जोड़ेंगे 26 और 9 कितने होंगे, 26 और 9 होंगे आपके कितने, 35। कितने होंगे, 35। कैसे होंगे कि 26 और 9 होंगे हमारे क्या, 35। अब आप देखो कि ए और सी के मध्य दूरी कितनी आ रही है, 35 आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही। क्या आ रही है, 17 आ रही है। इसका मतलब ये हमारा सही नहीं। आपस में जो क्रम है इस प्रकार से सेट करने, इन दोनों का जो योग है इसके बराबर होना, इन दोनों का जो योग है इसके बराबर होना चाहिए। जैसे हम 2 नंबर ऑप्शन ले, ए सी बी, ए सी और बी। अब ए और इनका जो योग है बराबर होना चाहिए। कैसे? ए और सी के मध्य क्या है, 17%। सी और बी के मध्य क्या है, सी और बी के मध्य क्या है, 26%। अब 26 और 17 मिलकर क्या बनाएंगे, 26 और 17 मिलकर बनाएंगे 36, 36 और आपका हो गया 40 और 43। लेकिन ये हमारा कभी भी नहीं होगा, इन दोनों को मिलकर ए और बी के मध्य 43 हमारा नहीं हो सकता। ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन हम देखें, बी ए सी, बी ए सी। अब देखें इसके लिए हम देखें ए और बी के मध्य हमारा कितना है, 9% है क्रॉसिंग ओवर। ए और सी के मध्य कितना है, 17% है। अब ये पूछ रहा है बी और सी के मध्य अपना रह गया, इसको निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो कितने, 17 और 9 कितने होंगे आपके, 26। ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। इसका मतलब इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब हमारा ये सवाल सही है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो आपको इस प्रकार से हल करना है, ऑप्शन को देख के हल करना है, तो आपका जल्दी होगा। इसका उत्तर होगा बी ए सी। क्या होगा, बी ए सी। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको इस प्रकार से हल करना है। 122 का क्या होगा, बी ए सी। इन दोनों का जो योग है इसके बराबर हो रहा है। देखो 26 किसके बराबर आ रहा है, 17 और 9 के बराबर क्या है, 26। तो ये आपका उत्तर होगा सी नंबर। अब देखो यहां ए वेरिएशन इन क्रोमोसोम, भिन्नताएं जो है क्रोमोसोम के अंदर भिन्नताएं हैं। यहां से आपका 101% राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तक में भी कुछ क्रोमोसोम दे रखे हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, सबको बताया कि क्या होगा, डाउन सिंड्रोम होगा। अब इसकी व्याख्या मैंने आगे कर रखी है, आप थोड़ा सा व्याख्या में देखेंगे तो मैंने बता भी रखा है पूरा कि अलिंग गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अलिंग गुणसूत्रों के ऊपर, एक होते हैं लिंग गुणसूत्रों के ऊपर। लिंग गुणसूत्रों के मतलब है कि एक्स गुणसूत्र पर या वाई गुणसूत्र पर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो लिंग गुणसूत्र पर आएंगे। अलिंग गुणसूत्र का मतलब है ऑटोसोम, 1 से लेकर 22 तक जो गुणसूत्र है उसमें यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो उनको अलिंग गुणसूत्र बोलेंगे। अलिंग गुणसूत्र के अंदर हमारा डाउन सिंड्रोम जैसे है, इसका उदाहरण है। डाउन सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47, क्योंकि 21वां जो गुणसूत्र है वो क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। इसी तरह एडवर्ड सिंड्रोम है, वहां 18वें गुणसूत्र पर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। इसी प्रकार क्राइटुकेट जो सिंड्रोम है, 5वां गुणसूत्र उत्परिवर्तन जब अपने पढ़ते हैं, डिलीशन प्रकार का जो परिवर्तन है, डिलीशन, डिलीट होना, उसे हम क्या बोलते हैं, जिसे विलोपन बोलते हैं। यहाँ 5वें गुणसूत्र की जो भुजा है उसका कुछ खंड क्या हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं। और इसकी आवाज, क्राइटुकेट, बिल्ली की तरह इसकी आवाज आती है। इससे पीड़ित जो व्यक्ति उसके अंदर रोने की जो आवाज है बिल्ली की तरह आती है, इसलिए इसको क्राइटुकेट कहा गया। 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा में विलोपन के कारण ये उत्पन्न होता है। आगे है लिंग गुणसूत्र के कारण। अब लिंग गुणसूत्र के कारण जब भी अपने पढ़ते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्लाइनफेल्टर है, टर्नर है, सुपर मेल या जैकब सिंड्रोम बोलते हैं। अब जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाएगा एक्स, ये पाया जाएगा किसके अंदर, मादा में नहीं, नर के अंदर। नर में सामान्य सूत्र होता है ये हमारा एक्स वाई गुणसूत्र, लेकिन जब इनके अंदर अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाएगा तो इनका जो गुणसूत्रीय संरचना होगी वो इस प्रकार की हो जाएगी, यहां से ऐसे लेकर यहां। पहले नॉर्मल क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये नर मादा में नहीं पाया जाएगा, नर के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि नर की जो सामान्य संरचना है एक्स वाई होती है। अब अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स और वाई हो जाएगी। एक्स एक्स और वाई आपकी जो है वो इसकी संरचना हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, एक गाइनेकोमेस्टिया नाम की जो बीमारी है उसको कहा जाता है, इससे संबंधित है। क्या होती है गाइनेकोमेस्टिया, एक टर्म है, ऐसा भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि संबंधित किससे, ये है हमारी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से। कैसे, जब एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त आएगा तो पुरुष के अंदर, मेल के अंदर मादा जैसे लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं। इसी तरह आपके टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, 44 प्लस x0। मादा यदि है तो वहां सामान्य रहेगी, लेकिन नर के अंदर क्या होगा, एक एक्स गुणसूत्र है जो, तो एक वाई गुणसूत्र है जो कम हो जाएगा, x0 हो जाएगा। इसी तरह सुपर मेल, सुपर मेल का मतलब है या जैकब सिंड्रोम, अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं ये होगा किसके अंदर, ये भी नर के अंदर होता है। नर में एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र हो जाएगा, पहले क्या था एक्स वाई था और एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र इनमें हो जाता है, तो इसे बोलते हैं जैकब सिंड्रोम या सुपर मेल। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको इनको करने के लिए करना क्या है, इसका जो उत्तर होगा वो होगा डाउन सिंड्रोम। ऐसे आपको सभी जो सिंड्रोम है उनको अच्छे से पढ़ लेना है कि यहाँ क्या क्या इनके विशेष लक्षण है, कौन से गुणसूत्र की कमी से या अधिकता से होते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में इसका रखना है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए गुणसूत्र होंगे, प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक मनुष्य के अंदर, नर के अंदर अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाए। पहले था एक्स वाई 44 प्लस एक्स वाई, और अतिरिक्त होगा तो क्या आ जाएगा, एक और एक्स आ जाएगा। तो इसका जो संरचना बनेगी एक्स एक्स और वाई प्लस 44। उत्परिवर्तन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि उत्परिवर्तन क्या होंगे, अप्रभावी होंगे। सामान्यतः क्या होते हैं, अप्रभावी प्रकार के होते हैं। सहलगनता की खोज की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहलगनता की खोज की गई थी मीठी मटर के अंदर, लेथाइरस ओडोरेटस के अंदर। लेथाइरस ओडोरेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये ना तो जंगली मटर है, ना उद्यान मटर है, ना ग्रास मटर है। कैसी मटर है, मीठी मटर है। एक कोशिका जिसमें 2n बराबर 20 है तो लिंकेज समूह की संख्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। लिंकेज समूह का मतलब होता क्या है कि एक जो एक्स गुणसूत्र है उसके अंदर जो अगुणित गुणसूत्रों की जो संख्या है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिंकेज गुणसूत्र बोल सकते हैं। सॉरी, लिंकेज क्रोमोसोम है जो बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, अब लिंकेज समूह जब अपने निकालना हो तो आपको प्रश्न, देखो आपसे परिभाषा नहीं पूछ जाएगी, कॉन्सेप्ट देके पूछा जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है कि 2n बराबर यहां 40 है तो n बराबर हमारा क्या होगा, 20। ये जो n की संख्या है, या तो आप इसको जोड़े में मान लो, 20 जोड़ी बोल दो तो भी आपका उत्तर क्या आएगा, 20 आएगा। या आप इसकी अगुणित संख्या लिख दो तो भी इसका उत्तर क्या आएगा, 20 आएगा। जितने भी गुणसूत्र उसके अंदर उपस्थित है उसकी अगुणित संख्या आपकी उसके संबंधित क्या कहलाएगी, लिंकेज समूह कहलाएगी। जैसे यहाँ 2n बराबर 20 है तो इसका उत्तर क्या होगा, 10 आ जाएगा। मतलब उस कोशिका में उपस्थित अगुणित गुणसूत्रों की संख्या बराबर लिंकेज समूह है। किसी भी सेल के अंदर जितने अगुणित गुणसूत्र होंगे, अगुणित गुणसूत्रों की जितनी संख्या होगी उसके बराबर ही हमारे लिंकेज समूह पाए जाएंगे। ये बात है यूकैरियोट की। प्रोकैरियोट के समय हमेशा एक ही जो लिंकेज समूह है वो पाया जाता है। इसकी व्याख्या भी मैंने कर रखी है, आप समझ सकते हैं कि एक गुणसूत्र पर उपस्थित समस्त जीन एक सहलगन समूह बनाती है। अतः किसी सजीव में सहलगन समूह की संख्या उस सजीव में पाए जाने वाले गुणसूत्र युग्मों या
अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर। युग्म मतलब जोड़े, जैसे 40 पाए जा रहे हैं तो 20 जोड़े मतलब 20 उसकी संख्या होगी किसकी, लिंकेज समूह की। या अगुणित भी कितने होंगे उसके, 20 होंगे। जैसे हमने उदाहरण दे रखा है नीचे कि कोई मटर का पौधा है जिसमें 2n बराबर क्या है, 14 है। n बराबर अगुणित का मतलब क्या हो गया, 7। जोड़े भी कितने हैं, 7। लिंकेज समूह भी क्या है, 7। अगुणित बोल दो, जोड़े बोल दो, और सहलगन समूह है बोल दो, तीनों क्या है, बराबर। इसी तरह मक्का के अंदर 20 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। n बराबर क्या है, 10 है। जोड़े में भी क्या है, 10 है, और सहलगन समूह में भी क्या है, 10। अर्थात किसी सेल के अंदर अगुणित गुणसूत्रों की संख्या या गुणसूत्र युग्मों की संख्या ही किसके बराबर होती है, उसके लिंकेज ग्रुप के बराबर होती है। लेकिन नोट प्रोकैरियोट में केवल एक ही सहलगन समूह है पाया जाता है। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 10। मनुष्य में त्वचा का रंग नियंत्रित करने वाली जीन क्या कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील कहलाती है। मल्टीपल एलील ऐसी जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों को नियंत्रित करती है, वो क्या कहलाती है, मल्टीपल एलील कहलाती है। हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। लिंग निर्धारण का X0 प्रकार हमने पढ़ा था, जिसको X0 जो प्रकार है वो टिड्डे के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टिड्डे के अंदर पाया जाता है। टिड्डे के अलावा एस्केरिस में भी पाया जाता है, एस्केरिस में भी ये पाया जाता है। X0 प्रकार हमने पढ़ा था, X0। एक सामान्य स्त्री, थोड़ा सा कॉन्सेप्टल और समझने वाला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आते हैं तो उनको आपको समझ कर करना होता है। आप यदि नहीं समझेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप मात खा सकते हैं। अब मिलता जुलता जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्रश्न दे, निकालना आना चाहिए। कैसे, एक सामान्य स्त्री जिसके पिता वर्णांध थे, यहां से रोड़ा पड़ेगा प्रश्न के अंदर। कैसे पड़ेगा, उसके पिता, स्त्री के परिवार में कोई भी, उसकी माता, उसके पिता, उसकी बहन, कोई भी वर्णांध है, इसका मतलब हुआ है स्त्री क्या होगी, सामान्य नहीं है। नाम है सामान्य लेकिन उसके पिता वर्णांध है, इसका मतलब ये वाहक जरूर होगी। क्या होगी, वाहक। तो हमें इसको सामान्य नहीं मानना है, इसको वाहक मानना है। एक्स एक्स को हमने वर्णांध की बात कर रहा है, कलर ब्लाइंड लेंस, इसका मतलब सी लिख दिया। अब ये कह रहा है कि किसी स्त्री जिसके पिता क्या थे, वर्णांध थे। अब यह एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इसकी संतान में वर्णांध की जो संभावना है वो क्या होगी। प्रश्न को थोड़ा सा इसने घुमाया है कि उसके पिता वर्णांध थे, इसका मतलब यह है कि पिता वर्णांध थे तो वह स्त्री क्या है, सामान्य नहीं हो सकती। वह स्त्री क्या नहीं हो सकती, सामान्य नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, कि यदि हम बात करें कि वाहक, रोगी और रोगिन, देखो 3 प्रकार के इसमें होते हैं। एक तो स्त्री क्या होती है, वाहक होती है। दूसरी स्त्री क्या होती है, रोगी हो सकती है। और तीसरा जो पुरुष होगा वो कभी वाहक नहीं होगा, वो केवल क्या होगा, रोगी होगा। तो ये 3 चीज तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये 3 कॉन्सेप्ट इसके हैं कि जब भी स्त्री क्या होगी, वाहक होगी, तो आपको इस प्रकार का चिन्ह ध्यान में रखना है। जब स्त्री क्या होगी, रोगी होगी, ये तो वाहक है, इसमें क्या है, रोगी है। और इसमें नर क्या है, रोगी है। नर कभी भी वाहक नहीं होगा, केवल क्या होगा, रोगी होगा। इस कॉन्सेप्ट पर इसका उत्तर हम निकालने का प्रयास है जो करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ये वाहक के रूप में, ये रोगी के रूप में स्त्री होगी, और नर भी रोगी के रूप में इस तरीके से होगा। अब इसको हम देखें, करने का प्रयास करें, तो आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है, वाहक है। इसका क्रॉस हमने किससे करा दिया, एक सामान्य पुरुष से हमने करा दिया। अब करवा के देखें, एक्स, दूसरा एक्स के साथ क्या हुआ, वाई का, तो वाई सामान्य। दूसरा एक्स, पहला एक्स क्या हुआ, एक्स एक्स नॉर्मल है। दूसरा एक्स, एक वाई, एक्स। अब पहला हमने कराया एक्स के साथ एक्स एक्स आया, दूसरा हमने कराया एक्स के साथ क्या आया, वाई आया, ये भी हमारा एक्स।
अब देखो, अब इनका कॉन्सेप्ट जब हम कराएंगे तो हमें दोनों 50-50 संततियां प्राप्त हो रही हैं। एक तो हमारा ये जोड़ा बन रहा है, एक हमारा इस प्रकार का जोड़ा बन रहा है। अब देखो यहां जो फीमेल है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुई, एक जोड़ा ये है, दूसरा हमारा सिंपल प्राप्त हो गया। अब ये तो हमारी क्या है, फीमेल है। अब मेल के रूप में जैसे प्राप्त हुआ हमें एक्स वाई, और एक हमें क्या प्राप्त हुआ, एक्स वाई। दोनों ही क्या है, सिंपल है। ये हमारा रोगी है। अब देखो इनका क्रॉस कराया तो हमें एक संतति तो ये वाहक की प्राप्त हुई मादा के अंदर, नर हमारा क्या रहा, वाहक नहीं होता, नर केवल रोगी होता। हमें ये दो संततियां प्राप्त होगी। अब ऐसा प्रश्न जब अपने करेंगे तो इसको अपने ऑप्शन के हिसाब से करना है। ऑप्शन के हिसाब से कैसे करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से अपने ऐसे करेंगे इसको कि ये पूछ रहा है ऑप्शन, यदि हम देखें पुत्रियां सामान्य है, जैसे पहला ऑप्शन है पुत्रियां बिल्कुल सामान्य है, वाहक है लेकिन रोगी नहीं है, ये कह रहा है पुत्रियां सामान्य है, तो बात ठीक है, बिल्कुल बात हमारी क्या है, ठीक है। पुत्रियां यदि सामान्य है तो बात हमारी क्या है, ठीक है। लेकिन दूसरा ये कह रहा है 50% पुत्र वर्णांध, मतलब पुत्र जो प्राप्त हुए 100 में से 50% वर्णांध है, क्योंकि एक वाहक, एक तो रोगी है और एक सामान्य, इसका मतलब 50% वर्णांध हो गया, तो ये बात हमें ठीक लगी। दूसरी ओर देख लेते, पुत्रियां सामान्य, बिल्कुल बात सही है, पुत्रियां सामान्य। सभी पुत्र वर्णांध, बिल्कुल सभी नहीं है, आधे वर्णांध है, तो ये बात हमारी क्या हो गई, गलत हो। अगला 50% पुत्रियां वर्णांध, पुत्री तो एक भी वर्णांध नहीं है, केवल वाहक है एक, मतलब 50% वाहक है, वर्णांध तो एक भी नहीं है, ये भी हमारा गलत। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो। आगे वाले देखने की जरूरत नहीं। तो सभी पुत्रियां वर्णांध, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सभी पुत्रियां वर्णांध हमें नहीं मिली, ये भी हमारा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 1 नंबर। अब एक में आपको सर पुत्रियां सामान्य नहीं है, वाहक है, वाहक है लेकिन ज्यादा सही ये है क्योंकि पुत्रियां सामान्य है, बात सही है इसकी। सामान्य का मतलब है कि रोगी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा सही उत्तर कोई भी इनमें नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, करना है। 3 प्रकार के इसमें स्थिति बन सकती है, या तो इस प्रकार से पुरुष के लिए केवल रोगी होगा, ये रोगी होगी और ये वह, ये आपको 3 ध्यान रखने, इनका आपस में क्रॉस करवाना है, इसका उत्तर होगा 1। केवल कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर कैसा भी प्रश्न आए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्त्री कभी भी सामान्य नहीं हो सकती, यदि वो पेरेंट्स से आ रही है तो। अगला सीधा लिख देता है एक सामान्य स्त्री का विवाह है सामान्य पुरुष से हो रहा है, तो कंडीशन अलग थी। ये कह रहा है एक सामान्य स्त्री जिसके पिता वर्णांध थे, जिसका मतलब ये वाहक जरूर रही है। क्रोमोसोम वाई संबंधित होता है, अच्छा प्रश्न है कि ये विशेष प्रकार के जो आपने देखा भी होगा, पहले मैंने आपको बताया थे कि एक्स गुणसूत्र सी में पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र होता है जो सी ग्रुप के अंदर पाया जाता है, और वाई गुणसूत्र है वो जी ग्रुप में पाया जाता है। अब इन्होंने ये पूछ लिया कि वाई जो क्रोमोसोम है वो कैसा होगा, एक्रोसेंट्रिक होता है, और जो हमारा एक्स गुणसूत्र है वो होता है सब मेटासेंट्रिक। इसकी जो स्थिति है वो क्या होगी, सेंट्रोमियर के आधार पर क्या होगी, सब मेटासेंट्रिक, और ये क्या होगी, एक्रोसेंट्रिक। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ें तो इसको आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। आर आर वाई वाई जीनोटाइप के किस प्रकार के युग्मक, इससे युग्मक बनाना है हमें, तो आप इससे युग्मक बनाने के लिए पहला आप आर आर कर सकते हैं, आर वाई, दूसरा आप आर छोटा वाई ले सकते हैं, तीसरा आप आर के साथ बड़ा वाई ले सकते हैं और आर के साथ छोटा वाई ले सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका युग्मक निर्माण कर सकते हैं, इसका उत्तर होगा 1 नंबर। इस प्रकार से आप युग्मक निर्माण कर सकते हैं। हालांकि युग्मक निर्माण का एक फॉर्मूला भी होता है, आपने यदि थोड़ा सा पढ़ा हो पहले थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ युग्मक निर्माण का एक फॉर्मूला भी चलता है, इसमें आप युग्मक निकाल सकते हैं, जिसमें युग्मकों के जो प्रकार है 2 की पावर n, युग्मकों के जो प्रकार है उसका सूत्र होता है 2 की पावर। अब n यहाँ क्या है, m है विषम युग्मनजियों की संख्या, n है विषम युग्मनजी जोड़ों की संख्या। अब इसके अलावा इसका जीनोटाइप निकालना हो
तो आपको 3 की पावर n, और जाइगोट निकालना हो तो आपको क्या है 4 की पावर n। जीनोटाइप निकालना हो तो 3 की पावर n, जाइगोट निकालना हो तो 4 की पावर n, लक्षण प्रारूप निकालना हो तो भी हमारा क्या आएगा 2 की पावर। अब n यहाँ क्या है विषम युग्मजीय जोड़ों की संख्या। तो यहाँ विषम युग्मजीय जो जोड़े हैं उसकी संख्या कितनी है आप देख सकते हैं, केवल एक नजर आ रही है मेरे को। तो आप किसी इस फॉर्मूले के हिसाब से भी ये उत्तर निकाल सकते हैं। मतलब गेमिट कितने बनेंगे जब आप ये रहे विषम युग्मजीय जोड़े, यहाँ देखो दो नजर आ रहे हैं आपको, कितने आ रहे हैं इसके अंदर दो। एक ये है, ये भी विषम, एक लंबा एक कोना, एक लंबा एक कोना, इस तरीके से जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारा एक संकर संकरण के लिए, जब ऐसा लक्षण यहाँ एक लक्षण, लेकिन यहाँ दो लक्षण हो रहे हैं, एक तो बीज गोल है, दूसरा झुरीदार है, रंग क्या है पीला है या हरा है। इस प्रकार से आपको ये निकालना पड़ेगा। इसमें आप निकालोगे तो दो निकल गए। अब 2 की पावर n, n का मान यहाँ कितना आ गया 2, तो 2 बराबर 4। तो यहाँ कितने गैमेट बनेंगे 4 गैमेट इससे बनेंगे, 1 2 3 4 बनेंगे। कौन से ये, तो गैमेट निकालने का एक फॉर्मूला होगा 2 की पावर n गैमेट निकलेंगे, 3 की पावर n जीनोटाइप निकल जाएगा, 4 की पावर n जाइगोट निकल जाएगा, 2 की पावर n से लक्षण प्रारूपण पाद भी निकल सकते हैं। n का मतलब होता है कि विषम युग्मजीय जोड़ों की संख्या। विषम युग्मजीय जोड़े कितने हैं यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 4 गैमेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे ऐसे बनेंगे। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम लागू होता है सभी असहलगन जीनों पर, सभी सहलगन जीनों पर, सभी जीवों के सभी जीनों पर, सिर्फ मटर के असहलगन जीनों पर, सभी जीनों पर नहीं होगा। ये सभी असहलगन जीनों पर उपस्थित लागू होगा। जितने प्रकार के असहलगन जीन है वहां ये लागू। गाइनेकोमेस्टिया लक्षण है, अभी अपने ने पढ़ा था कि जब नर के अंदर मादा जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हें हम गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। और ये हमारा होता है ग्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के। ग्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का हमने अभी देखा था 44 बराबर एक्स एक्स वाई, मतलब एक एक्स क्या है अतिरिक्त है, एक एक्स अतिरिक्त होने के कारण उसमें किसी के नर मादा के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं। उत्परिवर्तन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। यहाँ हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्यादातर लोगों ने यहाँ सिस्ट्रोन कर दिया, किसी ने जीन कर दिया, किसी ने म्यूटोन तक तो पहुंचे नहीं। म्यूटोन सीधा है म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब म्यूटोन, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा म्यूटोन। रेकॉन का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक कोई उसको रेकॉन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा उसकी जो क्रियात्मक इकाई उसको सिस्ट्रोन बोलते हैं। बाकी जीन कोशिका की संरचनात्मक इकाई होते हैं। इसका उत्तर होगा 4 नंबर म्यूटोन। कैटक्राई सिंड्रोम संबंधित है, दूसरी बार आ रहा है कैटक्राई सिंड्रोम। पांचवा जो गुणसूत्र होगा उसकी छोटी भुजा में विलोपन होगा। पांचवी क्रोमोसोम खंड की हानि होती है कि छोटी भुजा है उसकी कुछ गुणसूत्रों का जो खंड है टूट कर गिर जाता है, उसे क्या बोलते हैं कैटक्राई सिंड्रोम हो जाता है। ये होता है पांचवें गुणसूत्र के कारण उत्परिवर्तन का ये प्रश्न है। क्रोमोसोम में एक भाग का उसी क्रोमोसोम के दूसरे भाग से जुड़ना क्या कहलाता है। यदि वह असमजात गुणसूत्र है तो क्या कहलाएगा ट्रांसलोकेशन। यदि समजात गुणसूत्र है तो इसे क्या बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। यहां असमजात है तो क्या आएगा ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानांतरण और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम के एक भाग का उसी क्रोमोसोम के दूसरे भाग या अन्य क्रोमोसोम के साथ आदान प्रदान होना, तो ये ट्रांसलोकेशन होगा ना कि क्रॉसिंग ओवर। या समजात गुणसूत्र होंगे तो क्या होगा क्रॉसिंग ओवर। वे क्रोमोसोम जो लिंग का निर्धारण करते हैं कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग का निर्धारण आपको पता है कौन से गुणसूत्र कराएंगे, लिंग गुणसूत्र ही करते हैं। और लिंग गुणसूत्र को बोलते हैं हेटेरोसोम या एलोसोम, दोनों ही आपके हेटेरोसोम भी बोलते हैं या एलोसोम बोलते हैं। दूसरा होता है ऑटोसोम, जो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं उनको क्या बोलते हैं ऑटोसोम। और लिंग जो गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोसोम या एलोसोम। ये दोनों उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों।
जीन विनिमय जिनके फलस्वरूप उच्च जीवों में आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है, किसके मध्य होता है? जीन विनिमय जो होगा, परिभाषा में लिखा हुआ है, बाइवेलेंट गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंडों का आदान प्रदान। गुणसूत्रीय जो खंड हैं, डीएनए के जो खंड हैं, उनका आदान प्रदान कहां होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। एक हीमोफीलिया से ग्रसित मादा का विवाह सामान्य पुरुष से होता है, तो हीमोफीलिया से ग्रसित संततियों का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न था। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आपको ये करना है जिस कॉन्सेप्ट पर आपने क्या किया था, हमारा प्रश्न कौन सा किया था, जो पीछे ही वर्णान्यता वाला, तो उसी कॉन्सेप्ट पे एक हीमोफीलिया से ग्रसित मादा, मतलब मादा क्या है? हीमोफीलिक। मादा हीमोफीलिक है, इसका मतलब ये वाहक नहीं है, दोनों पर हीमोफीलिक आएगा। विवाह इसका हो रहा है सामान्य पुरुष से। ये लो जी, क्रॉस करवाना है हमें। एक्स एक्स हमारा हीमोफिलिक हो गया, दूसरा क्रॉस कराया, पहला क्रॉस ये हो गया, दूसरा क्रॉस जब अपने कराएंगे ये लो, अब इसका पहले के साथ एक्स एक्स और इसका दूसरे के साथ एक्स वाई। अब जहां मादा है वहां तो आपको बताया वाहक बनती जा रही है, और जहां नर है वहां क्या बनता जा रहा है? रोगी। तो ये कह रहा है सभी लड़के, अब पहला है सभी संततियां हीमोफिलिक होगी, संतति मतलब लड़के और लड़कियां दोनों, लेकिन ऐसा नहीं है। मादा तो क्या हो रही है? वाहक प्राप्त हो रही है। ये दो मादा है तो क्या हो रही है? वाहक। और ये दोनों जो नर हैं वो क्या प्राप्त हो रहे हैं? रोगी। अब आप देखिए, दूसरा है सभी लड़कियां हीमोफिलिक होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सभी लड़के हीमोफिलिक होगी, ये बात बिल्कुल सही है। आधी पुत्रियां आधे पुत्र हीमोफिलिक होगी, ये बात भी। इस प्रकार के उत्तर का चयन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यहां से प्रश्न आज तक नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी एग्जामिनर ने न्यूमेरिकल बनाया तो यहां से प्रश्न आपका पक्का आएगा, क्योंकि लिंग सहलगनता, लिंग क्रॉसिंग ओवर, लिंग निर्धारण, ये ऐसे टॉपिक है जहां से लगातार एग्जाम के अंदर प्रश्न आ रहे हैं, तो यहां से न्यूमेरिकल बनने की संभावना 101% है। अब देखो, 100 परागण उत्पन्न करने के लिए कितने मियोटिक विभाजन होंगे? ये भी एक कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, एक बार आप समझ लो। इसका जो फिक्स रटाफिकेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपको परागकण पूछे, परागण, पराग आपको कण पूछे, तो आपको क्या करना है? जितनी संख्या दे रखी है उसका 1/4 करना है, 1/4। तो 100 का क्या हो जाएगा? 25। क्यों करना है? क्योंकि एक नर कोशिका से, नर युग्मकोद्भिद से केवल एक से क्या बनते हैं? 4 बनते हैं। जब एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 परागकण बनते हैं। एक परागकण, एक पोलन ग्रेन कोशिका जो है, पीएमसी है, पोलन मदर सेल, उससे अर्धसूत्री विभाजन जब होगा, मियोसिस जब होगा, तो इससे क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। जैसा कि शुक्र जनन की क्रिया के दौरान शुक्राणु जो बनते हैं वो भी 4 बनते हैं, इसी तरह यहाँ 4 बनते हैं। लेकिन जब आपसे इसी प्रश्न पर आपसे पूछ ले 100 बीज बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो कंडीशन बदल जाएगी, क्योंकि 100 बीज बनाने के लिए नर भी आवश्यक होगा और मादा भी। गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु दोनों चाहिए। गुरु बीजाणु आपको बताया कि 1 से 1 बनता है, ये 1 से 4 बनते हैं, तो 1 से 1 बनता है तो 100 से 100 बनेंगे। प्लस आपको बीज के लिए दोनों की आवश्यकता थी, इसकी आपने क्या लेंगे? 25, तो क्या हो जाएगा? 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता हो। इसी तरह संख्या 200 दे दे आपको 200 बीज बनाने के लिए, तो आपको 200 तो लेने पड़ेंगे, 200 से 200 तो मादाएं बन जाएंगी। 1/4 इसका करेंगे तो 50 हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका उत्तर 250। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आपको इस कॉन्सेप्ट से 1/4 और उधर 1/4 प्लस मूल जो संख्या दे रखी है वो, आपका 101% कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में सहायक कोशिकाएं होती हैं। सहायक कोशिकाएं हमेशा क्या होती हैं? अगुणित होती हैं।
अंड कोशिका क्या होती है? अगुणित होती है। एंटीपोडियल सेल क्या होती है? अगुणित। सभी क्या होती है? अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कई जगह द्विगुणित, त्रिगुणित। जैसे अब त्रिगुणित क्या होगा? आपका भ्रूणपोष होगा, जिसे पोल एंडोस्पर्म बोलते हैं, वो क्या होता है? त्रिगुणित। और वो भी जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाता है? अगुणित हो जाता है। भ्रूण जो कोष है वो क्या होता है? अगुणित होता है। जैसे हमने देखा एंजियोस्पर्म का अंड उपकरण किससे मिलकर बना होता है? आगे इसका डायग्राम भी आएगा कि एंजियोस्पर्म का जो अंड उपकरण है, अपने देख लेते हैं। इसके अंदर हम बात करें कि जैसे ये हमारा पूरा क्या है? एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोष है, एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोष। अब इसमें कौन कौन सी संरचनाएं हमारी पाई जाती हैं? आप देखोगे कि इसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले आप नीचे की तरफ संरचनाओं में देखेंगे, नीचे की तरफ जब संरचनाओं में आप देखेंगे तो आपको क्या दो तो हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं बीच के अंदर, जिन्हें हम द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, या जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। नीचे हमें दिखाई दे रही है, देखो सिनर। अब यहां बीच के अंदर ऐसी स्थिति होती है, साफ थोड़ा सा नहीं दे रखा है, जैसे 3 सरकोशिकाएं अपने को दिखती हैं। साइड वाली दोनों होगी सिनरिड, सिनर्जिड, जिसको बोलते हैं साई कोशिकाएं। बीच में हमारी क्या होगी? अंड कोशिका होगी। इसी तरह ऊपर 3 कोशिकाएं, तीनों को क्या बोलते हैं? एंटीपोडियल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। जब भी इसके अंदर पोलन ग्रेन या पराग नलिका प्रवेश करती है तो आगे एक प्रश्न आएगा, उस पर हम इसकी चर्चा करेंगे। हमने यही देखना था कि अंड कोशिका जो अंड उपकरण बनता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? ये अंड और इसके साथ 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। तो अंड उपकरण ही एग एपरेटस या अंड उपकरण बोलते हैं। यहां हमारा द्वितीय केंद्रक है और यहां हमारी एंटीपोडियल या प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती है। एंजियोस्पर्म का अंड उपकरण किससे मिलकर बना होता है? एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वायु द्वारा होने वाला परागकण। अब देखो इनके नाम जंतुओं के ऊपर रख दिए। जैसे वायु द्वारा हो रहा है, एनिमोफिली हो गया। कीटों द्वारा होता है तो एंटमोफिली हो जाता है। पक्षियों द्वारा होता है तो ऑर्निथोफिली हो जाता है। इस तरह इनके नाम अलग अलग जंतुओं से जिस हिसाब से हो रहा है उनका नाम उस तरीके से। आजकल ये ट्रेंड है इंग्लिश का, तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि एंटमोफिली क्या है? कीटों द्वारा हो रहा है। ऑर्निथोफिली क्या है? पक्षियों द्वारा हो रहा है। एनिमोफिली क्या है? जंतुओं द्वारा, सॉरी वायु द्वारा हो रहा है। हाइड्रोफिली क्या है? पानी द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आजकल आते हैं। जूफिली मतलब जंतुओं द्वारा हो रहा है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको इंग्लिश टर्म भी थोड़ी सी इसके अंदर ध्यान रखनी है। द्विनिषेचन लक्षण है। द्विनिषेचन का मतलब क्या होता है? आज तक आपने पढ़ा है। द्विनिषेचन का प्रश्न समझने के लिए भी हमें वो डायग्राम एक बार देखना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आपको द्विनिषेचन का मतलब यही है कि निषेचन 2 बार हो रहा है। वास्तविक निषेचन तो 1 बार है, लेकिन कुल मिलाकर निषेचन क्या हो रहा है? 2 बार हो। कैसे हो रहा है? जैसे पराग नलिका, ये हमारी पराग नलिका है जिसमें 2 केंद्रक हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। ये इसके अंदर प्रवेश करती है, ये प्रवेश करेगी, इसमें 2 केंद्रक रहेंगे। इसका जो एक केंद्रक है वो तो किससे क्रॉस करेगा? अंड कोशिका से, मुख्य कोशिका है ये, इसकी सहायक कोशिका है अंड कोशिका से। और दूसरा हमारा इन केंद्रक से प्रवेश करता है। इसीलिए एक ही समय में 2 बार निषेचन हो रहा है, एक तो ध्रुवीय केंद्रक के साथ और एक अंड कोशिका के साथ। अंड कोशिका के साथ हो रहा है उसे सिनगेमी या सत्य निषेचन बोलते हैं, और ये वास्तविक निषेचन हमारा नहीं। नर केंद्रक के साथ द्विनिषेचन किसका लक्षण है? केवल एंजियोस्पर्म का लक्षण है, केवल बी। एंजियोस्पर्म में ही द्विनिषेचन की घटना पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? इसमें एक ही समय में 2 बार निषेचन की घटना होती है। नर केंद्रक के मादा केंद्रक के साथ मिलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? नर केंद्रक मादा केंद्रक के साथ जो मिलता है उसे हम युग्मक संलयन बोलते हैं। युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। इस घटना को युग्मक संलयन कहा जाता है। त्रिसंयोजन आपको पता है, ऊपर जब मादा केंद्र जो परागनलिका से एक केंद्रक द्वितीय केंद्रक जो 2 केंद्रक बीच में पाया जाता है उससे क्रिया करता है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिसंयोजन। द्विनिषेचन आपको पता है दोनों क्रियाएं एक साथ होती है। जब निषेचन 2 बार होता है तो उसे द्विनिषेचन बोलते हैं। संयुग्मन यहाँ होता नहीं है।
तो यहाँ युग्मक संलयन है कि युग्मकों का आपस में मिलना युग्मक संलयन कहलाता। नवास्ट्रीन ने द्विनिषेचन को सर्वप्रथम किस पौधों में खोजा था? उन्होंने लीलियम और फ्रिटिलेरिया। आपके सिलेबस में द्विनिषेचन को अंडरलाइन कर रखा है, विशेष तौर से डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म दे रखा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। एक आपका एंडोस्पर्म दे रखा है, पॉली एम्ब्रियोनी दे रखी है और एपोमिक्सिस दे रखा है। ये जो चीजें केवल यहाँ आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में दे रखा है, उतना ही आप राजस्थान बोर्ड और आपकी जो एलएन की सीट है वहां जो मैटर आपको दे रखा है उसके हिसाब से आप इनको करना है, पूरा आपको नहीं पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन जो प्लांट है उसके अंदर यही हमारी चीजें इंपॉर्टेंट। केला बीज रहित पादप है, यह किससे उत्पन्न होता है? अलैंगिक जन नहीं, अनिषेक जन पार्थिनोकार्पी द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूज करने वाला है। द्विनिषेचन जब अपने करेंगे तो यहां आप देखते हैं ये हमारा भ्रूणकोश है, यहां 3 केंद्रक हमारे पाए जाएंगे, 2, 1, 2 और 3। इनको बोलते हैं क्या? एंटीपोडियल सेल। इनको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक और ये हमारे क्या है? एग एपरेटस। अब ये पूरा केंद्रक कितने भाग लेंगे, युग्मक कितने भाग लेते हैं और केंद्रक कितने भाग लेते हैं, अलग अलग चीजें हैं। युग्मक तो आपके यहाँ भाग लेते हैं कितने अलग। अब केंद्रक देखो, जैसे परागनलिका आ रही है, इसके अंदर 2 केंद्रक हैं, 2 तो यही हो गए। तीसरा हमारा मादा युग्मक है, ये केंद्रक हो गया 3, 2 हमारे ये हो गए, तो कितने हो गए? टोटल 5 केंद्रक हमारे इसमें भाग लेते हैं। 2 परागनलिका से अंदर प्रवेश करेंगे, जब परागनलिका इसके पास आएगी निषेचन के समय। 1 हमारा मादा युग्मक हो गया जिसे अंडकोशिका बोल रहे हैं। 3, 2 हमारे ये बीज के अंदर केंद्रक पाए जाते, ध्रुवीय केंद्रक, उनको टोटल कितने हो गए? 5। अब आपसे पूछे युग्मक कितने भाग लेते हैं, युग्मक कितने भाग लेते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है। तो युग्मक कितने भाग लेंगे, युग्मक कितने होंगे इसके अंदर? युग्मक कितने होते हैं? केवल 3, 2 ये रहे और 1 हमारा ये रहा। तो युग्मक कितने भाग लेंगे? 3, केंद्रक कितने भाग लेंगे? 5। द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है, द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनेगा। 2 हमारे पहले से है और 1 हमारा केंद्रक यहाँ और बनेगा, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस। अब आप कहोगे सर ये यहां नहीं बनेगा, यहां इसलिए बनेगा क्योंकि आप कहोगे सर ये केंद्रक नहीं है, ये एक तरह से कोशिका है, केंद्रक के साथ ये बात कर रहा है, तो केंद्रक आप इसको मान के चलेंगे, इसको क्या मान के चलते हैं? कोशिका, मादा केंद्र, मादा कोशिका इसको बोल के चलते। तो यहाँ अंड कोशिका जैसे ये है, अंड कोशिका के साथ इसका जो फ्यूजन है वो नहीं होता है, इसका जो बनेगा वो कहां बनेगा? इन ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर बनेगा, ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस इसको बोलेंगे। त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण यहां होता है। ये हमारे थे 150 प्रश्न वीडियो सॉल्यूशन। आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें और आने वाली जो संस्कृत शिक्षा विभाग है इसमें इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इसी प्रकार के प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें। जिन विद्यार्थियों ने अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए वो हमारे इस एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का जो एप्लीकेशन है वहां जाकर इस प्रकार आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3.0 आगे जो मेगा टेस्ट सीरीज स्टार्ट और उसके भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे 9वें टेस्ट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।